नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है एआई समिट, जो कि आप सभी जानते हैं कि पेरिस में हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि फरवरी 10 और 11 को क्या हुआ, पेरिस फ्रांस पेरिस में एआई समिट हुआ, जिसमें भारत प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया है और वो को चेयर कर रहे थे, सह अध्यक्षता कर रहे थे इस समिट की। तो इस समिट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो ये एआई समिट है उसका उद्देश्य क्या था, उसका विषय क्या था, इसमें क्या डिसीजन लिया गया, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि एआई को लेकर के क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप देखोगे जनवरी में एक न्यूज आया कि फ्रांस जो है भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट कर रहा है ताकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पेरिस में होने वाला जो एआई समिट है उसमें क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। और यहां पर फ्रांस का ये कहना था कि जो एआई एक्शन समिट वो ऑर्गेनाइज कर रहा है पेरिस में, उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ को चेयर करेंगे, मतलब वो क्या होंगे, सह अध्यक्ष। और भारत ने इसको स्वीकार किया। और आप सभी को पता है कि 10 फरवरी और 11 फरवरी 2 दिन पेरिस में जो है जो एआई एक्शन समिट है वो हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए भी। और आप देखोगे इससे पहले जो एआई के ऊपर अगर हम समिट की बात करें तो इससे पहले यूके में 2023 में, और आप देखोगे साउथ कोरिया में 2024 में जो है एआई सेफ्टी के ऊपर क्या हो चुका है, समिट हो चुका है। तो याद रखिएगा फ्रांस में जो एआई एक्शन समिट हुआ है वो इस तरह का अपना तीसरा समिट है। और इसके पहले यूके और साउथ कोरिया, ये याद रखिएगा, सबसे पहले यूके में 2023 और उसके बाद आप देखोगे साउथ कोरिया में 2024 में एआई सेफ्टी विषय पर क्या किया गया था, समिट का आह्वान किया गया था। और ये तीसरा समिट है जो कि कहां पर हुआ है, पेरिस में हुआ है। अब पहले जो समिट हुए थे और जो अभी समिट हुआ उसमें क्या अंतर है, आप देखोगे कि जो यूके और साउथ कोरिया में समिट हुआ उसमें मेन फोकस था एआई सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो सकता है कई सारे मामलों में, फ्रॉड करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए। तो कई सारे ऐसी दिक्कतें थी जिसके ऊपर दुनिया आशंकित थी। और आप देखोगे कि एआई सेफ्टी को लेकर के यूके और जो साउथ कोरिया में क्या हुआ, बैठकें हुई, उसमें यह मुख्य मुद्दा था। लेकिन आप देखोगे इस बार जो पेरिस में समिट हुआ है एआई समिट, उसमें जो है एआई सेफ्टी मुद्दा तो है ही, इसके साथ साथ आप देखोगे कि किस तरीके से हम एआई में इनोवेशन को बढ़ावा दें, यानी कि जो नवाचार है उसको बढ़ावा दें, किस तरीके से हम एआई का इस्तेमाल जो है पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई। किस तरीके से आप देखोगे एआई जो है फ्यूचर ऑफ वर्क, जो आने वाले समय में किस तरीके से एआई का उपयोग करके हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, वर्क में इसका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ आप देखोगे एआई गवर्नेंस इशू। तो एआई गवर्नेंस इशू का मतलब क्या है, हम इस क्लास के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस इशू क्या है जो कि एआई से जुड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो सेफ्टी का जो इशू है वो सबसे बढ़ चढ़ करके यहां पर उठाया जाता है। तो आप देखोगे एआई सेफ्टी के अलावा पेरिस समिट में जो है इनोवेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्यूचर ऑफ वर्क, एआई गवर्नेंस, इस तरह के मामलों पर क्या हुआ है, चर्चा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले के समिट और इस समिट में क्या अंतर है। थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में जाएं तो इस बार जो एआई एक्शन समिट हुआ है फ्रांस में, उसमें जो 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको क्या किया गया, फोकस किया गया। बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कशन में कर लेता हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चला है।
क्योंकि एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए इसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं। और आप देखोगे 5 थीम्स यानी कि 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पर जो है इस समिट के दौरान चर्चा हुई। और पहला क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट एआई। पब्लिक इंटरेस्ट एआई का मतलब क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम सही उपयोग करें तो कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम जो हम रोजमर्रा के कार्यों में झेलते हैं या एक देश जो है उसको फेस करता है, हम उसको क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। जैसे यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप देखिएगा कि अगर हम एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम कोई भी देश या कोई भी समाज क्या कर सकता है, वहां पर जो सोशल, इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है। मान लीजिए अगर हम एआई का इस्तेमाल करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। या फिर आप देखोगे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा बढ़ावा दे दें तो आप देखोगे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं किसी भी देश की, चाहे उसमें बेरोजगारी यानी कि जॉब का ना होना ये शामिल है, महंगाई का क्या कारण है, तो ये सब सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप देखोगे एआई जो है हमारी मदद कर सकता है, जिसका इस्तेमाल करके हम इनको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। आप देखोगे एनवायरमेंटल आउटकम्स मतलब क्या? आप सभी जानते हैं कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण पूरी दुनिया में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो हम एआई मॉडल आएगा वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आखिर जो भी नेचुरल डिजास्टर है वो कब आएंगे, कितने उसकी स्ट्रेंथ होगी। जैसे आप देखोगे कि वेदर फोरकास्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या? अगर भारत में अगर हमें ये पता हो कि मानसून का सेशन इस बार स्ट्रांग होगा, नॉमिनल होगा या पुअर होगा, यानी कि मानसून की वर्षा जो है अच्छी होगी, सामान्य होगी या खराब होगी, तो भारत पहले से ही इसके प्रभावों को रोकने के लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, काम कर सकता है। अगर हमें पता है कि मानसून ज़्यादा होने वाला है, उसकी वर्षा ज़्यादा होगी, तो हमें पता है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की प्रॉब्लम होगी, तो सरकार बचाव के लिए काम कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एआई के माध्यम से अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो थीम था वो क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट एआई। मतलब यहाँ पर जो किसी भी समाज या किसी भी देश की जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए। जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? जो दूसरा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क यानी कि कार्य का भविष्य। आप सभी जानते हैं जब से एआई का इस्तेमाल बढ़ा है तब से कई सारे कार्य जो हैं, कई सारे वर्क जो है वो क्या हो गए हैं, काफी इजी हो गए हैं। और यहां पर वही कहा जा रहा है कि प्रोमोट सोशली रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू सस्टेन सोशल डायलॉग। अब आप देखोगे एआई से का इस्तेमाल करके आप देखोगे सोशल मीडिया पर काफी सारे कंटेंट आ रहे हैं। एआई का इस्तेमाल काफी सारे कामों में किया जा रहा है, लेकिन इसका एक दुरुपयोग भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप किसी दूसरे के काम को कॉपी करके अपने काम के रूप में क्या कर दे रहे हैं, प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो काम किसी और व्यक्ति का वो काम है, रिसर्च पेपर डाला हुआ है, आपने कोई चीज सर्च की और एआई ने आपको वो रिसर्च पेपर ला करके दे दिया। वो मेहनत किसी और का है लेकिन आप उसका आसानी से क्या कर रहे हैं, बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि फ्यूचर वर्क को एआई काफी आसान कर सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और क्या बोला गया? सोशली रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें देखना होगा कि कहीं उसका इस्तेमाल जो है गलत तरीके से तो नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो भी सोशल डायलॉग का मतलब क्या है कि आप क्या कीजिए, डायलॉग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से एक ऐसा वर्क कल्चर, एक ऐसा कल्चर डेवलप कीजिए जहां पर एआई का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो सके। तो दूसरा थीम क्या है?
फ्यूचर ऑफ वर्क। थर्ड क्या है, इनोवेशन एंड कल्चर। ऑब्वियसली देखिए एआई का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन एंड कल्चर को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बिल्डिंग सस्टेनेबल इनोवेटिव इकोसिस्टम दैट वर्क विथ ऑल इकोनॉमीज सेक्टर्स स्पेशली क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री। तो आप देखोगे एआई का इस्तेमाल करके ऐसे कई सारे कलाकृतियां हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, जिनको बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके आप देखोगे अभी उनको बनाने की जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि इनोवेशन, यानी कि आप देखोगे एआई हमारी हेल्प करता है ना साइंस में। आप देखोगे कि जब से एआई आया है तब से मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ रहा है। तो जो जैसे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था उसको जानने में कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो उसने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या किया, ज़्यादा तेजी से हम समझना शुरू किया हमने। तो ऐसे कई सारे आप देखोगे मेडिकल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है उसको आसान बनाने के लिए। तो हर सेक्टर में हम किस तरीके से इनोवेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से कल्चर को बढ़ावा देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी रीति रिवाज को बढ़ावा देना हो, कोई त्यौहार को फेमस करना हो, आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। तो कैसे हम इनोवेशन एंड कल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। इसके अलावा आप देखोगे एक और थीम है, वो क्या है, ट्रस्ट इन एआई। तो देखिए जो 5 अलग अलग थीम थे उसमें से आप देखोगे चौथा जो क्या है थीम है वो क्या है, ट्रस्ट इन एआई। तो पूरी दुनिया में आप देखोगे एआई के ट्रस्ट को लेकर के, एआई पर ट्रस्ट को लेकर के जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि एक और जहां इसके कई एडवांटेजेस हैं, इसका दुरुपयोग भी खुले तौर पर जो है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, और इसको कंट्रोल करना किसी भी एक देश के लिए जो है उसके बस में नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप आसानी से, आप उस देश में नहीं है फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में इन्फ्लुएंस अपना बना सकते हैं। तो आप देखोगे ट्रस्ट इन एआई, लोगों का जो ट्रस्ट है एआई पर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई भी एक सर्च करते हैं किसी चीज का और किसी दूसरे का वर्क को वो ला करके आपको दे देता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने काम नहीं किया, आपने किसी दूसरे का रिसर्च, किसी दूसरे के वर्क को अपना बना करके पेश कर दिया, उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके। तो इस तरीके का जो इथिकल एक प्रॉब्लम एआई के साथ जुड़ा हुआ है, किस तरीके से हम क्या करें, दूर करें। तो ट्रस्ट इन एआई की बात हो रही है। इसके अलावा आप देखोगे क्या है, ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ये क्या था इसका 5वां थीम, यानी कि वैश्विक एआई शासन। अब देखो जैसे मैंने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम उसका कंट्रोल वे में क्या करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुनिया के देश एक साथ आए। और इसलिए आप देखोगे यूके के द्वारा या फिर अभी पेरिस में क्या हुआ, इस तरह का समिट बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक देश अकेले एआई के डिसएडवांटेजेस या फिर उसके दुरुपयोग से जो है लड़ नहीं सकता। अगर हम कानून की बात करेंगे तो हर देश अपने अपने देश में क्या कर सकते हैं, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसके मिसयूज को रोकने के लिए क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब सीमाओं को तोड़ दिया है, जो आपके देश की सीमाएं हैं उसको वो तोड़ करके बाहर चला गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके देश में जो एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो इसी देश के लोग कर रहे हो, वो फॉरेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको संचालित कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। तो पूरी दुनिया को मिलकर के क्या करना होगा, इसके लिए काम करना होगा। पूरी दुनिया के देशों को हर मुद्दे पर क्या करना होगा, आम सहमति बनानी होगी, कंसेंसस बनाना होगा, तभी जाकर के आप एआई के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। तो क्या है 5वां टॉपिक, ग्लोबल एआई गवर्नेंस। तो ये 5 ऐसे थीम हैं जिस पर जो है आप देखोगे चर्चा हुई, कहां पर, पेरिस के एआई समिट में। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कल और आज के न्यूज़पेपर में भी आप इसको देख सकते हैं कि एक न्यूज आया कि भारत सहित
जो 57 कंट्रीज हैं, यानी कि अगर इंडिया को मिला दो तो टोटल कंट्री कितने हैं, 58। तो 58 कंट्रीज ने जो है, जब ये समिट खत्म हुआ है, तो जो पेरिस में ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसको क्या किया है, उन्होंने साइन किया है। तो यहां पर आप देखोगे कि लगभग हम मान सकते हैं कि ये काफी सक्सेसफुल समिट है, क्योंकि भारत सहित 57 यानी कि टोटली 58 देश ऐसे हैं जो एआई के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल यूज को लेकर के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसको उन्होंने क्या किया है, साइन किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरा इसको हम लोग भी डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो एआई समिट का एंडिंग हुआ है, तो भारत सहित जो 58 कंट्रीज हैं, और इसके अलावा आप देखोगे भारत के अलावा चाइना, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने क्या किया है, इसके ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन किया है, और जिसमें यह कहा गया है किस तरीके से आप देखोगे कि जो एआई है उसका इंक्लूसिव और सस्टेनेबल यूज किया जाए फॉर द पीपुल एंड द प्लेनेट। कहने का मतलब ये है, क्या है इंक्लूसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा सिर्फ बड़े देशों को हो, अमीर देशों को हो, इवन जो पुअर देश हैं उनको इसकी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किसी भी देश को उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने में मदद कर सकता है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं उसमें मदद कर सकता है किसी भी देश की। आखिर आपके गरीबी के क्या कारण हैं, क्या रीजन है, किसको टारगेट करके आपको अपनी योजना बनानी चाहिए, उस योजना का फायदा किसको होगा, किसको नहीं होगा। तो जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा क्या है, जरूरत है। तो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे टॉपिक्स की तरह सिर्फ जो बड़े देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनके द्वारा यूज करने वाला साधन ना बन जाए। तो कहा जा रहा है कि इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा किसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो पूरी दुनिया के देश, चाहे वो अमीर देश हो, रिच देश हो, या फिर गरीब देश हो, या फिर डेवलप कंट्री हो, या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, सभी को इससे क्या मिले, फायदा मिले। इंक्लूसिव है ना, और क्या है, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो और इसका दुरुपयोग को हम क्या कर सके, रोक सके। तो किस तरीके से इसका उपयोग जो है दुनिया के सभी देशों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए जो है किया जाए, इसको लेकर के आप देखोगे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पर आया है, जिस पर कि भारत सहित जितने भी बड़े देश हैं उन्होंने क्या किया है, इसको साइन किया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक और न्यूज इसके साथ दी हुई है कि दो बड़े देश दुनिया के, जैसे यूएसए और यूके, उसने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को अभी साइन नहीं किया है। अभी ये डिटेल आना बाकी है कि आखिर यूएस और यूके के द्वारा जो है इस पर क्यों साइन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर यूएस और यूके ने क्यों इसको साइन नहीं किया। इसका रीजन जब आएगा तो हम लोग इस पर भी क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। अब आप देखोगे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। इस स्टेटमेंट में इस बात को लेकर के बात की गई है कि किस तरीके से हम क्या करें, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करें। ठीक है ना, मतलब कि किस तरीके से दुनिया के सभी देश इसको एक्सेस कर पाए, है ना, और जो टेक्नोलॉजी है उसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसको लेकर के दुनिया को क्या करना चाहिए। तो काफी कुछ इसमें कहा गया है, इसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो थीम है उससे तो हमें समझ में आ जा रहा है कि आखिर ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ओवरऑल अगर हम समरी की बात करें तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि इट कॉल फॉर एआई टू बी अ ह्यूमन राइट बेस्ड, मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, हमारे जो मानवाधिकार हैं उसका उल्लंघन नहीं करने वाला होना चाहिए, उस पर बेस्ड एआई। ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब हम क्या करें, मानवता की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें, ह्यूमन सेंट्रिक। इथिकल, ये बहुत बड़ा जो है इशू है, इथिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। देखिए इथिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या, हमारे देश में मान लीजिए जाति आधारित भेदभाव है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कंटेंट कहां से ले रहा है, जो कंटेंट ऑनलाइन पड़े हुए हैं या फिर जो चीज हम उसको डालेंगे
वो उसी के आधार पर क्या करेगा, आपको सजेशन देगा, काम करेगा। और मान लीजिए अगर जो जाति आधारित भेदभाव वाले जो कंटेंट हैं वो हमने एआई के में डाल दिया, एआई उसका यूज कर रहा है, तो वो जो सजेशन देगा उसमें भी आप देखोगे कि जातिगत भेदभाव, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आपको देखने को मिलेगा उसके सजेशन में भी। तो इथिकल प्रॉब्लम तो है ना। तो बहुत सारे क्या है इथिकल प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे इसको दूर करने की बात कही गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ एंड सिक्योर बनाने की बात कही गई है ना। सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी। आज के टाइम में अगर किसी को बोल दो कि आप अपने फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कीजिए, लोग इसका उपयोग करने से डरते हैं। उनको लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी सहायता के लिए है वो हमारे पर्सनल डिटेल की चोरी भी कर सकता है, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है एआई के साथ वो क्या है, सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दीनेस का। तो इसको कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर के क्या है काम करना है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो एआई के क्षेत्र में इनइक्वलिटीज हैं या फिर दुनिया में जो असमानताएं हैं उसको दूर करने में हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। और खास करके यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखोगे कि डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें, इसको लेकर के हम काम करेंगे। और जो गरीब देश हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहां पर किस तरीके से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग क्या करें, बनाएं कि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकें। इन मुद्दों को लेकर के हमें क्या करना है, काम करना है। तो आप देखोगे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो सभी उन मुद्दे को एड्रेस करता है जो किससे जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर समरी की बात करें तो जो स्टेटमेंट है वो इस तरह की बातें यहां पर करता है। और आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को लेकर के, उसके सेफ्टी को लेकर के ये तीसरा ऐसा स्टेटमेंट है। इससे पहले यूके के द्वारा और आप देखोगे साउथ कोरिया में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट एआई सेफ्टी को लेकर के जारी किए गए थे। तो याद रखिएगा, यूके के द्वारा 2023, फिर 24 में कहां पर, साउथ कोरिया, और 25 में आप देखोगे कहां पर हो रहा है, तो पेरिस। और तीनों जगहों पर ज्वाइंट स्टेटमेंट एआई के सेफ यूज के लिए रिलीज किया गया, जिसमें कई देशों ने क्या किया है, जिसको साइन किया है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि भारत ने ये पेशकश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो अगला समिट है वो भारत में हो सकता है। तो अब देखिएगा, इसको लेकर के भी न्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उसके सेफ्टी को लेकर के, जो समिट हो रहा है उसके थीम को लेकर के, है ना, समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर के। लेकिन सब ये क्यों सब हो रहा है, इसको समझना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा अच्छा इस्तेमाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां कर सकते हैं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री के हर भाग में आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है। चाहे कस्टमर एक्सपीरियंस को ठीक करना हो, चाहे सप्लाई चेन को ठीक करना हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसका सही तरीके से क्या करना हो, इस्तेमाल करना हो, जो फ्रॉड डिटेक्शन है फाइनेंशियल सेक्टर में वो करना हो, चाहे आप देखोगे नॉलेज क्रिएशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या फिर हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी एनालिसिस है, रियल टाइम ऑपरेशन मैनेजमेंट है, तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट है ना। तो आप देखोगे ऐसे कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। साइंस एंड टेक से लेकर के मेडिकल सेक्टर से लेकर के हर जगह आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग इन सब चीजों में कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां हो सकता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ये टाइम की बचत करता है, ये ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से क्या करता है, यूज करता है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आपको ला करके दे सकता है ना, कई सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में आपकी मदद कर सकता है। तो उसके कई सारे क्या हैं, एडवांटेजेस हैं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस को लेकर के, इसके दुरुपयोग को लेकर के। और अगर हम देखें
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दुरुपयोग है वो खुल करके सामने आ चुका है। किन मामलों में आ चुका है? सबसे पहला जो आप देखोगे चुनौती जो इससे जुड़ी हुई है वो क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लीजिए कोई एक काम को करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, ऑटोमेशन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उस काम को आसानी से मिनटों में कर सकते हैं। यानी कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप ज़्यादा बड़े पैमाने पर करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या कर सकता है? कई सारे लोगों को बेरोजगार कर सकता है। यानी कि एक बहुत रियल प्रॉब्लम इससे जुड़ी है, वो क्या है? नौकरियों का विस्थापन, यानी कि जॉब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, नए जॉब भी क्रिएट होंगे, लेकिन आप देखोगे खास करके जो मजदूर सेक्टर है, जहां पर भारी मात्रा में क्या है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वहां पर अगर ऑटोमेशन आता है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली उनके जॉब्स क्या होंगे? जाएंगे। तो आप देखोगे यहां पर ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। दूसरा इथिकल कंसर्न है। जैसे मैंने कहा कि नैतिक चिंताएं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हमने अपने देश का एग्जाम्पल लिया कि बहुत सारी आप चीज़ें इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी जो कि क्या है? भाषावाद, जातिवाद के आधार पर भेदभाव करती हैं, है ना। अपार्थाइड आपको देखने को मिल जाएगा, रंग भेद मिल जाएगा। तो कहने पूरी दुनिया में इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग जो है, उसमें जो हम कंटेंट डालते हैं वो तो हम ही डाल रहे हैं। और हम ही अगर ऐसे कंटेंट डाल दे रहे हैं जो कि क्या करता हो? 2 व्यक्ति के बीच में जाति आधारित भेदभाव करता हो, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करता हो, ऑब्वियसली जो आपका एआई है वो उसी तरह की चीजें आपके सामने लेकर के आएगा। सजेशन आपको ऐसा ही देगा जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर आप देखोगे कि जाति आधारित भेदभाव कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इथिकल कंसर्न जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेमोरी वगैरह, नॉलेज वगैरह डाली जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असमानता को दूर कर सकता है, या जो वो काम करता है उसमें क्या जो भेदभाव होती है वो देखने को मिलेगा, या कैसे हम एआई को बिना भेदभाव रहित बना सकें। तो आप देखोगे कि एथिकल कंसर्न तो यहाँ पर है ही। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन डेटा अवेलेबिलिटी, सीधी सी बात है। आज के टाइम में आप देखोगे गूगल में सर्च करो, फोन पर आपको कई तरह के एआई दिए जा रहे हैं। बैंकों के द्वारा अपने ऐप में कई तरह के एआई का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन एआई आज के टाइम में जो अवेलेबल डेटा है उसी को देख करके आपको क्या करता है? सजेशन या फिर रिजल्ट देता है। अगर डेटा ही गलत हो, तो क्वालिटी ऑफ डेटा ही खराब हो, तो एआई भी क्या करेगा? इस खराब जो डेटा है उसका उपयोग करके आपको क्या देगा? सजेशन देगा। तो क्या जो हमारे पास डिजिटल डेटा है, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या वो अच्छी क्वालिटी का डेटा है? क्या वो इजिली अवेलेबल है? ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप पुअर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है, मान लीजिए हमारी जनगणना नहीं हुई, हमें नहीं पता है कि हमारे देश में जो गरीबी रेखा है उससे नीचे रहने वाले लोग कितने हैं, तो आप 2011 का डेटा डाल देंगे इसमें, है ना। तो आपने कोई योजना बनाई और आपने पूछ लिया एआई से, फॉर एग्जाम्पल, कि इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा, तो वो तो 24 का डेटा उसके पास है नहीं रियल टाइम, वो 11 के डेटा के आधार पर आपको क्या कर देगा? सजेशन दे देगा। तो अगर डेटा की क्वालिटी ही खराब है, डेटा जो अवेलेबल है वो बहुत पुराना है, ऑब्वियसली एआई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेटा जनरेट नहीं करेगा। जो डेटा उसके पास है उसी से वो क्या करेगा? काम करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम निकल करके सामने आ रही है। सिक्योरिटी रिस्क तो है ही। मैंने कहा कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप अपने बैंकिंग के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको किसी ने कंट्रोल कर लिया बाहर से, तो वो आपके फोन का सारा पर्सनल डेटा भी क्या कर सकता है? चुरा सकता है, सारे डिटेल ले सकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रिस्क जो है वो एआई से जुड़े हुए हैं। ओवर डिपेंडेंसी, ये एक बहुत ही बड़ा जो है फैक्टर है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है, मतलब अति निर्भरता। अब आप क्या है, आज के टाइम में लोग तुरंत सर्च कर रहे हैं और सारा कुछ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके सामने आ जा रहा है। गूगल पर आप सर्च कीजिए और एआई असिस्टेंस के जरिए आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। एक तो क्या वो डेटा सही है उसको लेकर के
क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे हैं कि जो वहां से सजेशन आ रहा है क्या वो सही है या गलत। बुक्स आप खोल करके उसको देख नहीं रहे हैं, तो जो इंटरनेट पर गलत जानकारी है उसी को दिखा दे रहा है। तो सीधी सी बात है, एक तो हम उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और डिपेंडेंसी भी कैसी, ओवर डिपेंडेंसी। तो कोई बुक नहीं खोल रहा, हर चीज उसको गूगल पर जाकर के सर्च करना है ना। तो पढ़ने की आपकी क्या है, जो क्षमता है वो कम हो रही है। अब हर काम जब मिनटों में होना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो हमारी ओवर डिपेंडेंसी जो है क्या हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ सकती है, जो ह्यूमन रेस के लिए ही खतरनाक हो सकता है। फिर क्या कहा जा रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आप कहोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाली जो कंपनी है वो भी तो आपकी डेटा को चोरी कर सकती है ना। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी आप देख रहे हो कि दुनिया में कंपटीशन हो रहा है। जैसे अमेरिका का चैट जीटीपी, और फिर आप देखोगे चाइना के द्वारा भी एक डीपसीक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाला गया। अब दुनिया के और देश भी से भारत भी बोल रहा है कि हम भी अपना क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलीज करने वाले हैं 6 से 10 महीनों के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, जो देश के पास क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, पैसा है, रिसर्च कर सकता है, वो तो अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्माण कर लेगा। लेकिन जो पुअर कंट्री हैं वो क्या करेंगे, जो अंडर डेवलप कंट्री है वो क्या करेंगे। उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पैसा है, ना एक्सपर्टीज है, ना वैसे लोग हैं। तो क्या वो फिर से आप देखोगे यहाँ पर क्या है, अमीर देशों के पास एक ऐसा इनोवेशन का तरीका, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे और फिर उसको बेचेंगे किसको, गरीब देशों को। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो आज के टाइम में दुनिया के गरीब देश, अधिकतर देश जो है इसको वहन नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और इसका जब तक हम समाधान नहीं करते हैं तब तक एआई के उपयोग को आप देखोगे बढ़ावा नहीं मिल सकता। तो हमने जो है काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उसके एडवांटेजेस को लेकर के, उसके डिसएडवांटेजेस को लेकर के, पेरिस में जो समिट हुआ है उसके थीम को लेकर के, वहां पर जो स्टेटमेंट को साइन किया गया है 58 कंट्रीज के द्वारा इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें क्या बातें कही गई हैं उसको लेकर के। और याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है आपके प्री के लिए और आपके मेंस के लिए। तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। हमारे न्यू बैचेज शुरू होने वाले हैं यूपीएससी को लेकर के और बीपीएससी को लेकर के, तो आप पटना सेंटर पर आकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।